Yesterday we were discussing one important derivation of surface tension, that is W is equal to T delta A। मतलब ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था और मेरा कहना ये था कि भाई जो सरफेस होती है लिक्विड की, उसके मॉलिक्यूल्स की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं हम सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मान लो कोई लिक्विड की सरफेस है और आपको सरफेस का एरिया इंक्रीज करना है। सरफेस का एरिया क्या करना है? इंक्रीज करना है। जैसे सोप बबल का साइज बढ़ाना है, तो क्या करोगे? सोप बबल का साइज बढ़ाने के लिए एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप, सो साइज इंक्रीजेस। ठीक है, इट इज फ्लैटेंड। तो साइज इंक्रीज करने के लिए हमें काम करना पड़ा, उसमें वर्क डन करना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि वो अपने आप नहीं होने वाला था, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से उसकी ये प्रॉपर्टी थी कि उसका जो एरिया है वो कम से कम रहना चाह रहा है। ठीक है, और आप उसका एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं, आप उसका साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से उसकी टेंडेंसी है साइज को मिनिमाइज करने की। तो आपने बाहर से काम किया, एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप। तो वो जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि दिस इज द वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए लिक्विड सरफेस। अगर आपके पास कोई लिक्विड सरफेस है, जैसा कि मैंने कल एक फिल्म बनाई थी, अगर मैं उस मूवेबल वायर को नीचे लेके जाके फिल्म का साइज बढ़ा रहा हूं, तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? W इज इक्वल टू T डेल्टा A, where T is the surface tension of the liquid and delta A is the increase in area of the surface, और W is the work done, that is the surface energy। वो तो surface energy है ही। तो इतनी बात हमारी हो गई थी। यहां से भी सरफेस टेंशन का डेफिनेशन हमने लिख लिया था कि T इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? W अपॉन डेल्टा A। सो डेल्टा A अगर हम 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू W। सो सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज द वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस का अगर एरिया इंक्रीज करना है तो आपको वर्क डन करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि वहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स आपको एरिया इंक्रीज नहीं करने देगा। सरफेस टेंशन का फोर्स आपको एरिया इंक्रीज नहीं करने देगा। आप अगर जंप करके हवा में उड़ना चाहते हो तो उड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जो भी फोर्स हमें खींचता है या हमें फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ता है, तो वहां पर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स आपको सोप बबल का साइज इंक्रीज करने नहीं देगा जब तक आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में हमें एरिया बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई थी। अब सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? सरफेस टेंशन की जो मेन रीजन है, मतलब सरफेस टेंशन की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सरफेस हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिक्विड की जो ड्रॉप है उस पर सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ के बाहर की तरफ? अंदर की तरफ लगेगा ना। हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। आपको सर्दी लग रही है, आप ऐसे बिल्कुल हो गए। ठीक है, व्हेन यू आर लाइंग ऑन द बेड, अपने पैर भी आपने कंट्रैक्ट कर लिए, बॉडी को बिल्कुल बना दिया बहुत छोटे शेप में। किस लिए? सर्दी से बचने के लिए। तो ऐसे ही क्या होता है, लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो अपने साइज को मिनिमम कर लेना चाहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिक्विड का साइज, ड्रॉप का साइज तो खत्म ही हो जाएगा। उसका अंदर का उसको तो पॉइंट साइज हो जाएगी, 0 साइज हो जाएगी वो तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर से भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स है। अंदर से भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, ओके, जो सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करता है। तो उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं हम एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस प्रेशर। तो उस एक्सेस प्रेशर की मैं अभी आपको एनालॉजी ड्रॉ करके बताऊंगा कि एक्सेस प्रेशर कैसे जनरेट होता है। ये तो आपको थियोरेटिकली पता लग गया कि भाई लिक्विड की जो ड्रॉप है या सोप बबल है, ठीक है, या एयर बबल इनसाइड वाटर है, उसमें अंदर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है जो बाहर के सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करके रखे हुए है। नहीं तो सरफेस टेंशन का फोर्स तो उसके साइज को खत्म ही कर देगा।
क्योंकि सरफेस टेंशन की क्या टेंडेंसी है, सरफेस टेंशन की टेंडेंसी है कि साइज को कम करते करते, ठीक है, हैव ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। फाइन, तो अब हम एक्सेस प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। और प्रेशर हमने पिछले इसी चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट था हम पढ़ ही चुके हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो, मैं यहाँ पर 3 लिक्विड की सरफेस ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये एक लिक्विड सरफेस हो गया, इसके नीचे वाटर है, ठीक है। ये प्लेन सरफेस है। कैसी सरफेस है ये? प्लेन सरफेस है। ऐसा भी हो सकता है, लिक्विड की सरफेस ऐसी भी हो सकती है। बताओ हो सकती है कि नहीं? भाई कंटेनर जो आपका वेसल है, आप इसी शेप का ले लेंगे तो पानी ऐसे भर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो प्लेन सरफेस हो गई। ये दोनों डायग्राम एक जैसे अलग अलग हैं? क्यों? इसको उल्टा कर दो, यही बन जाएगा। इसको उल्टा कर दें तो यही बन जाएगा ना? नहीं बनेगा। इसके अंदर पानी है, इसके बाहर पानी है, समझ रहे हैं। तो इस सरफेस को हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, ठीक है। और बाहर से कॉनकेव है, अगर वाटर की तरफ से देखोगे तो कॉन्वेक्स है, और इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और जो ये प्लेन सरफेस ही होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स है, वो सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगता है? सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है टेंजेंशियल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। तो अगर प्लेन सरफेस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इस पर इधर सरफेस टेंशन का फोर्स, इस पर इधर सरफेस टेंशन का फोर्स, दोनों तरफ बराबर है, तो कुछ नहीं है, प्लेन सरफेस है। ऊपर भी प्रेशर इक्वल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे भी प्रेशर इक्वल, ठीक है। तो अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के दोनों साइड में प्रेशर इक्वल रहेगा। PA का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई जगह इसको हम P0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी रहेगी। ये अगर कोई मैं पॉइंट ले रहा हूं तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स इधर जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल है। और कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? उसको टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फाइन। और यहाँ इधर टेंजेंट ऐसे, इधर ऐसे लगेगा। तो अब क्या करना होगा? जब भी कोई फोर्स किसी डायरेक्शन में लगता है तो हम सबसे पहले उसको रिजॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल है कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्टिकल है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी और डायरेक्शन में हो गया तो उसका कोई रोल नहीं रहता, उसको हम तोड़ लेते हैं। कैसे? एक्रॉस और परपेंडिकुलर। देखो इधर हो जाएगा ये, इफ दिस इज थीटा, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा किधर होगा? यस, परपेंडिकुलर ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है, बट ऐसे होगा कि ये टी बीच में रहे, दिस इज टी साइन थीटा, और ये इधर हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा, और ये ऊपर हो जाएगा टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा कट गया, टी साइन थीटा ऊपर गया। अब ये जो ऊपर टी साइन थीटा गया, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, 2t साइन थीटा, ये यही इसके साइज को कम करेगा। लिक्विड का जो मेनिस्कस जो सरफेस बनी हुई है, कर्ड सरफेस, इसके साइज को कम करने की कोशिश करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अंदर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, अंदर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। इसको बोलते हैं हम एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस प्रेशर। इसमें आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ तो सरफेस टेंशन का फोर्स इधर और लेफ्ट साइड में इधर, और यहाँ पर अगर इसको रिजॉल्व करते हैं तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ऑल राइट, टी साइन थीटा, और लेफ्ट वाले टी का टी कॉस थीटा इधर और टी साइन थीटा इधर। तो अब एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का, जो इसके साइज को कम करने की कोशिश करेगा। तो एक्सेस प्रेशर किधर जाएगा? अपवर्ड, ऊपर जाएगा। अब ये जो दोनों फिगर हैं, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो दोनों, एक तो आप कह सकते हो ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कॉनकेव है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से?
पानी जिधर है, हमें सरफेस टेंशन तो पानी की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो इधर वाटर है कॉनकेव साइड में, इधर वाटर है कॉन्वेक्स। यू अंडरस्टैंड कॉन्वेक्स कॉनकेव, 10th क्लास में खूब पढ़ाया होगा 10th क्लास टीचर ने, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स बोले तो उठा हुआ, कॉनकेव बोले तो दबा हुआ। तो यहाँ पर पानी की तरफ देखो, पानी की तरफ ये क्या है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स, और यहाँ पानी की तरफ क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। तो यहाँ इधर से एक्सेस प्रेशर, इसमें एक चीज कॉमन है कि जो एक्सेस प्रेशर है वो कॉनकेव साइड में है। इसमें देखो यहाँ भी एक्सेस प्रेशर कॉनकेव साइड में और यहाँ भी एक्सेस प्रेशर कॉनकेव साइड में। तो ये हमारा कंक्लूजन निकलता है, ये हमारा रिजल्ट निकलता है कि लिक्विड सरफेस अगर कर्व्ड है तो कॉनकेव साइड में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा जो सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करेगा। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। अरे लिखना नहीं है, तुम बस सुनो यहाँ यार, तुम लिखो मत, बस लिखा हम दे देंगे तुम्हें, क्लास ग्रुप में भेज ही रहे हैं आपको नोट्स सारे, और अगर किसी के पास नहीं है तो आप बताएं, वो नोट्स सारा बढ़िया लिखे हुए, डेरिवेशन सब कुछ, एग्जामिनेशन पॉइंट सुनते रहो बस, यहाँ पे समझ में ना आए तो बोलना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर, तो रिजल्ट क्या निकला, किधर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर किधर रहेगा, कॉनकेव साइड, ठीक है। सो ऑलवेज देयर इज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड। किसकी कॉनकेव साइड, लिक्विड सरफेस की कॉनकेव साइड। लिक्विड सरफेस को लिक्विड मेनिस्कस भी कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, लिक्विड सरफेस को लिक्विड मेनिस्कस भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन सरफेस टेंशन से रिलेटेड हमें मिली। अब इसका यूज करते हुए और W = T डेल्टा A का यूज करते हुए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। तो दो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। वो कैसे करेंगे उसका कुछ फॉर्मूला आएगा और उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो अब करना क्या है, फॉर्मूला ड्राइव करना है किसका, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप कितना बनेगा, क्या उसका फॉर्मूला निकल के आएगा। अभी तक अपने पास दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक T = F/L और W = T डेल्टा A, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप कितना बनेगा, तो कैसे निकालेंगे इसको। ये मान लो कोई लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में कितनी सरफेस होती हैं, अरे सरफेस तो एक बाहर वाली बनेगी, अंदर तो पानी है। सोप बबल में दो होती हैं क्योंकि अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, ठीक है। अंदर कहाँ सरफेस बनेगी, कहाँ आप ढूंढ लोगे उसको सरफेस को, अंदर तो पानी भरा हुआ है सारे में, ठीक है। सोप बबल में दो सरफेस बनेंगी, तो लिक्विड ड्रॉप की एक सरफेस होती है। तो इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर के बाहर, अंदर खींच, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, साइज को छोटा करने की टेंडेंसी है। और उसको बैलेंस कौन करेगा, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा। तो एक्सेस प्रेशर का फोर्स जो बाहर लगेगा, ये बाहर लगने की वजह से इसके साइज को बढ़ा सकता है। बताओ बढ़ाएगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ाएगा भाई। जब अंदर से कोई फोर्स लगेगा तो उसका वर्क डन होएगा और उसकी टेंडेंसी होगी कि उसका साइज इंक्रीज होए। तो साइज मान लो कितना इंक्रीज हो गया, ओरिजिनल रेडियस इसकी कैपिटल R है और ये हो गया डेल्टा R। तो हमने एक लिक्विड ड्रॉप एज्यूम की जिसकी ओरिजिनल रेडियस R है और अंदर से जो एक्सेस प्रेशर हमें ड्राइव करना है उसके फोर्स ने उसका साइज इंक्रीज करके, ओके, द रेडियस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम R to R plus डेल्टा R ड्यू टू द फोर्स ऑफ एक्सेस प्रेशर। भाई प्रेशर है तो फोर्स होगा, प्रेशर किसका है, फोर्स ही का ना है, P = F/A। तो प्रेशर का जो फोर्स है वो उसके साइज को बढ़ा रहा है। अब जब साइज बढ़ गया तो एरिया भी इंक्रीज हुआ
और एरिया इंक्रीज हुआ तो वर्क डन भी हुआ, बिकॉज W इज इक्वल टू T डेल्टा ए। सो वर्क डन बाई एक्सिस प्रेशर, वर्क डन बाई एक्सिस प्रेशर W इज इक्वल टू, अब वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो F इंटू एस। अब फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डेल्टा आर की, यही ना डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा आर की, और प्रेशर P A इंटू डेल्टा आर, ओके। तो अब यहाँ पर ये वर्क डन आ गया आपका, ठीक है, ये वर्क डन किसका आ गया, वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर आ गया, ठीक है। एरिया कितना होता है इसका, स्फीयर का एरिया, कौन बोल रहा है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, किसने बोला, बोल दो, डोंट वरी, आई विल नॉट माइंड। 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। सो 4 पाई आर स्क्वायर P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। अब जब एरिया इंक्रीज हुआ है तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगी, सरफेस एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, वो यहां से निकल आएगी। सो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T डेल्टा ए। सो डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया कितना, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, ओके। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर शहीद हो जाएगा। और अब क्या है, डेल्टा आर इज ए वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, डेल्टा आर इज ए वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, तो डेल्टा आर का स्क्वायर और छोटा होगा, मतलब स्मॉल का स्क्वायर और स्मॉल, जैसे 0.1 मिलीमीटर है तो 0.1 मिलीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, उसका स्क्वायर और स्मॉल। सो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके। सो दिस विल बी T इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर। ये ध्यान रखना, डेल्टा आर और आर अलग अलग चीज़ है, आर इज द रेडियस, डेल्टा आर इज द इंक्रीज इन रेडियस। ऐसा नहीं कर देना बायोलॉजी के बच्चे की तरह के r इंटू आर स्क्वायर इसको कर दो, बायोलॉजी में बच्चे कर देते हैं ना, जैसे उनको डेल्टा आर इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आता तो वो इसको r इंटू डेल्टा आर स्क्वायर कर देंगे, बट डेल्टा आर बिल्कुल अलग है, फाइन। अब देखो दो हैं, वर्क डन और इंक्रीज इन एनर्जी, और वर्क एनर्जी थ्योरम होती है जितना वर्क डन करेंगे उतना ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओके। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एट द कॉस्ट ऑफ वर्क डन, एक्सिस प्रेशर का वर्क डन हुआ है तभी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, एक्सेस प्रेशर का वर्क डन हुआ है तभी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुई है। सो दीज टू इक्वेशंस कैन बी कंपेयर्ड, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इक्वल्स टू T इंटू 4 पाई इंटू 2r इंटू डेल्टा आर। अब देखो डेल्टा आर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, स्क्वायर से r कैंसिल, सो P इज इक्वल टू, ये हमारा डेरिवेशन आ गया, P इज इक्वल टू 2T बाई आर इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। क्या फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। तो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल भी इस पे पूछ लेंगे, ठीक है। अब कोई लिक्विड की ड्रॉप किसी पानी के अंदर है, किसी दूसरे लिक्विड के अंदर है, ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस प्रेशर। अगर आपसे कहा जाएगा टोटल प्रेशर बताओ, लिक्विड की ड्रॉप मान लो एयर में है, तो एयर के बाहर कौन सा प्रेशर है, एयर में कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एनसीईआरटी में अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां पर एक्सेस प्रेशर के अलावा ये भी पूछा गया है प्रेशर इनसाइड।
तो प्रेशर इनसाइड एक्सेस प्रेशर में आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर भी ऐड करना होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर भी तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसको साइज को कम करने के लिए, तो उसको भी एक्सेस प्रेशर विद स्टैंड कर रहा है। एक्सेस प्रेशर इज बियरिंग और टॉलरेटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दो बातें हैं, एक तो एक्सेस प्रेशर विच इज 2T/R और दूसरी बात है प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड PI इज इक्वल टू P0 प्लस 2T/R, मतलब उसमें क्या जोड़ दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड कर दो। और अगर कोई ड्रॉप किसी पानी के अंदर किसी डेप्थ पर है और फिर पूछेगे व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड, तो उसके ऊपर जो H हाइट के लिक्विड का प्रेशर होगा दैट विल आल्सो बी एडेड। एयर बबल के केस में होता है, जैसे एयर बबल इनसाइड वाटर है और आपसे पूछ लिया कि इसका एक्सेस प्रेशर बताओ और टोटल प्रेशर इनसाइड बताओ, तो एक्सेस प्रेशर तो 2T/R, तो टोटल प्रेशर इनसाइड आ जाएगा 2T/R प्लस PA प्लस HρG। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, समझने का सब्जेक्ट है, दिमाग को चलाने का सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आ गया। दूसरा मैं आपसे क्या बात करने वाला था, एक्सेस प्रेशर ड्रॉप की तो हमारी बात हो गई, और किसके एक्सेस प्रेशर की बात होने वाली थी, सोप बबल का। तो सोप बबल का सेम एनालॉजी पे हम ड्राइव करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, सोप बबल की होती हैं दो सरफेस, कितनी सरफेस होती हैं, 2 सरफेसेस। तो जब इंक्रीज इन एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चेंज इन एरिया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है, क्योंकि 2 सरफेस होती है ना, इसकी तो एक सरफेस थी, तो 2 सरफेस में जो एरिया में चेंज आएगा वो इसका डबल आएगा। तो जब ये डबल आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, आप कर लेंगे इसको, आप कर लेना नोटबुक में। और इसको ये ध्यान, ऐसा नहीं है कि सोप बबल का एग्जाम में पूछा जाए और आप इसका कर दो और बोलो उसके लिए बस डबल कर देंगे, ठीक है, मतलब आपको सोप बबल को ही लेके चलना होगा शुरू से, ठीक है। तो 3 एक्सेस प्रेशर आपको याद रखने, लिक्विड ड्रॉप के अंदर 2T/R, सोप बबल के अंदर 4T/R, और एयर बबल इन वाटर के अंदर भी 2T/R, क्योंकि अगर वाटर में एयर बबल बन रहा है, जैसे बकेट में कई बार बबल नीचे बनता है और वो ऊपर आ जाता है, तो उसकी भी एक ही सरफेस होती है, अंदर वाली, बाहर पानी है। लिक्विड ड्रॉप में अंदर पानी है तो बाहर वाली सरफेस, और अगर बबल पानी के अंदर है तो अंदर वाली, बाहर पानी। तो बबल इनसाइड वाटर 2T/R, ठीक है, बबल इन एयर 4T/R एंड लिक्विड ड्रॉप 2T/R। तो ये 3 बातें हमारी प्रेशर को लेके हो गई, एक्सेस प्रेशर को लेके, ठीक है, बात आई समझ में। अब लास्ट पार्ट इसमें हम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, वो खत्म हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अभी हमने क्या क्या बताया आपको, एक्सेस प्रेशर बताया, W=T∆A को यूज करके कैसे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। अरे यू शुड लिसन, सुनो यार, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? ऐसा है, अगर मान लो कोई लिक्विड हम लेते हैं, ठीक है, तो लिक्विड की जो सरफेस होती है वो बीच में तो बिल्कुल प्लेन होती है, फ्लैट। जहाँ पर लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में होता है वहाँ पर वो कर्व्ड होती है इस तरह से, ठीक है। इफ वाटर इज टेकन तो ये सरफेस हो जाएगी इस तरह से, कॉन्केव सरफेस हो जाएगी। When the liquid is in contact with solid, then liquid surface is curved. ऐसा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, क्योंकि जब लिक्विड ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस की वजह से जो सरफेस है वो फ्लैट ना होकर कर्व्ड हो जाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई सिंपल ग्लास रॉड इसमें डिप कर देता हूँ, ठीक है, सॉलिड रेक्टेंगुलर ग्लास बार मैंने डिप कर दिया, तो यहाँ से फिर ये ऐसे बनेगा लिक्विड सरफेस कर्व्ड इस तरह से, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सॉलिड और लिक्विड का, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, एक तो अलोंग द सॉलिड और एक अलोंग द लिक्विड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स drawn
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर ड्रॉ करनी है, ये टेंजेंट मैं ऊपर भी ड्रॉ कर सकता था, ऊपर नहीं करनी है, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक तो सॉलिड के अलोंग और एक लिक्विड के अलोंग, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कई सारे और फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर वाटर की जगह मरकरी ले लिया होता, ठीक है, तो मरकरी लेने से क्या होता, मेनिस्कस इस तरह का बनता, इस तरह का मेनिस्कस बनता। ठीक है, क्योंकि मरकरी हाई डेंसिटी लिक्विड है, उसका सरफेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी जो सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है और पानी की कॉनकेव होती है। तो ये टेंजेंट एक यहाँ जाएगी लिक्विड के लॉन्ग और सॉलिड के लॉन्ग ये रहेगी, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा फॉर मरकरी ग्लास एंड दिस इज फॉर वाटर ग्लास, दिस इज फॉर वाटर ग्लास। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या डिफरेंस है इन दोनों एंगल में। किसी भी मैथ्स के स्टूडेंट्स को दिखाया जाए, भाई एक डिफरेंस बता दो इन दोनों डायग्राम में। आए वो कॉमन बात है, वेरी गुड, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूस है। अब एक्यूट किस केसेस में और ऑब्ट्यूस किस केसेस में है, और एक्यूट होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा और ऑब्ट्यूस होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा। एक तो बात ये होती है कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो सॉलिड को वेट कर देते हैं। बात को समझे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लिक्विड सॉलिड को वेट करते हैं और कुछ लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते। जैसे मान लो पानी आपने ग्लास के ऊपर डाल दिया तो वेट हो जाएगा, मरकरी डालेंगे तो वेट नहीं होगा। और पानी को कुछ लीव्स आपने देखी होंगी आजकल टाइम में, इस टाइम में बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। आप अपने गमले में, पॉट में, पेड़ पर, पार्क में देखेंगे सुबह ही सुबह पानी की बूंदें, उसकी बूंदें वो वेट नहीं कर रही हैं लीव्स को। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि जो लीव का जो मटेरियल है ना वो वाटर के साथ ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। तो जिन लिक्विड का सॉलिड के साथ एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो लिक्विड सॉलिड को वेट कर देते हैं, और जिन लिक्विड का सॉलिड के साथ ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते। तो वेटेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द एंगल ऑफ कांटेक्ट। वेटेबिलिटी इज डिटरमाइंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो ऑब्ट्यूस है मरकरी आप गिलास के ऊपर डालेंगे तो वेट नहीं करेगा, ग्रेन्यूल्स बना लेगा, ड्रॉपलेट बनाएगा, पानी वेट कर देगा, इसका एक्यूट है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, ये थीटा होता है 140 डिग्री और ये थीटा होता है 8 डिग्री। और अगर प्योर वाटर है तो ये 0 डिग्री भी हम इसको ले लेते हैं, 0 डिग्री भी हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। बात समझ में आए आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट की? यस, 90 डिग्री हो जाएगा लिक्विड के लिए। यस, 90 डिग्री। उस केस में तो प्लेन सरफेस ही बनेगा। 90 डिग्री के केस में वेटेबिलिटी, कंप्लीट वेटेबिलिटी नहीं हो पाएगी 90 डिग्री के केस में। ठीक है, लेकिन ऐसे लिक्विड हैं कि या इम्प्योरिटी डाल के लिक्विड के अंदर आप 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट पॉसिबल है। ठीक है, और वो लिक्विड क्या होगा, वो ना तो ऊपर जाएगा ट्यूब में और ना नीचे आएगा। जैसे इंक है ना, आपका पेन में इंक नीचे आती है, तो इंक को एक तरह से आप मरकरी की तरह समझ लो। और ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट का यूज़ है कि किसी भी फाइन ट्यूब में लिक्विड ऊपर राइज करेगा कि नीचे राइज करेगा, ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करेगा। जैसे इंक में जो पेन में जो इंक है, बॉल पेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नीचे आ रही है, या इंक वाला जो पेन है उसमें भी निब तक इंक आती है, तो वो नीचे इसीलिए आती है क्योंकि उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूस है। मतलब जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है वो लिक्विड ट्यूब में नीचे उतरते हैं, और जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है वो ट्यूब में ऊपर चढ़ते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरिटी। जैसे पानी आपने पेड़ के अंदर डाल दिया, आप ऐसा थोड़ी है कि ऊपर पानी देने जाओगे लीव्स पे, आप नीचे रूट के अंदर पानी डाल दोगे तो पेड़ के अंदर फाइन कैपिलरी ट्यूब्स बनी हुई हैं, थिन ट्यूब्स बनी हुई हैं, उनमें से होकर पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा। या ऑयल विक है, लालटेन की बत्ती है, उसमें ऑयल कहाँ नीचे रहता है और वो जलती रहेगी जब तक ऑयल रहेगा। तो फाइन ट्यूब्स होती हैं, सरफेस टेंशन की वजह से उसमें ऑयल ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, और वो अपना
जलती रहेगी, जो विक है वो जलती रहेगी। तो ऑयल का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होएगा, क्योंकि ऑयल तो ऊपर चढ़ रहा है विक के अंदर, वो एक्यूट रहेगा। पानी ऊपर चढ़ रहा है ट्यूब में, वो एक्यूट रहेगा। इंक का क्या रहेगा, वो ऑब्ट्यूस रहेगा। मरकरी ट्यूब में नीचे उतर के आएगा। आपको मैं कल एग्जाम्पल भी आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि 90 डिग्री के जो एग्जाम्पल्स हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अनदर फीचर ऑफ सरफेस टेंशन विच डिटरमिन्स सो मेनी थिंग्स। क्या क्या डिटरमिन करेगा, कि वेटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, लिक्विड राइज करेगा कि फॉल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, लिक्विड सरफेस कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी कि कॉनकेव होगी। तो ये सारी बातें। अब इसको लेके मैं जल्दी से कर देता हूं ताकि ये खत्म ही हो जाए आज चैप्टर। कोई भी लिक्विड, ठीक है, किसी ट्यूब में कितना ऊपर राइज करेगा या कितना नीचे फॉल करेगा, इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और मुझे कहना चाहिए कि वो एग्जाम में आना ही आना है। और उस फॉर्मूले का नाम है एसेंट फार्मूला। क्या नाम है उसका, एसेंट फार्मूला, ठीक है। देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से फिनोमिना होता है फॉल ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब और राइज ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब, और उसको बोलते हैं हम कैपिलरिटी। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द कैपिलरिटी। कैपिलरी ट्यूब होती हैं, फाइन ट्यूब्स होती हैं, थिन ट्यूब्स होती हैं जिनमें पानी ऊपर राइज कर जाता है। वो प्रैक्टिकल भी हम आपको करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, ऑयल विक का एग्जाम्पल दे दिया, प्लांट्स का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। और टॉवल में क्या होता है, मान लो टॉवल आप पानी के ऊपर डाल दो तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी सारा टॉवल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, किसी और चीज़ के अंदर तो नहीं जाएगा। आप टेबल पे फेंको पानी, टेबल के अंदर थोड़ी चला जाएगा, बोलो, टॉवल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि टॉवल में फाइन ट्यूब्स होती हैं जिनमें वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी इज द फिनोमिना ऑफ राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए थिन ट्यूब। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो कितनी हाइट तक जाएगा अब देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। मान लो ये कंटेनर में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। ये जितना हमने आज किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। ये ऐसे मैंने इसका हो गई और इसमें शेप जाएगी ऐसी कर्व्ड, क्योंकि पानी है ना तो कॉनकेव शेप बनेगी। अब पानी ऊपर क्यों जाएगा, सी ये प्लेन सरफेस है, यहाँ कितना प्रेशर होगा, पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे भी पी ए, क्योंकि प्लेन सरफेस के दोनों तरफ प्रेशर बराबर है। कर्व्ड सरफेस में दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं है। कर्व्ड सरफेस में दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं है। कौन सी तरफ प्रेशर ज़्यादा है, कॉनकेव साइड में हमेशा। मैंने रिजल्ट बता दिया, देयर इज ऑलवेज ए ग्रेटर प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ प्रेशर कम होगा। तो अब एक ही लेवल में प्रेशर सेम होता है। मान लो यहाँ पे प्रेशर पी ए है और यहाँ पी ए है, तो यहाँ होगा पी ए, ये लिक्विड ड्रॉप है तो कितना ज़्यादा होगा, 2T/R। समझ रहे हैं कि नहीं।